हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है सर। हमारा चल रहा था ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में हमने एक क्लास लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो मेरे को चांसेस है हाईली एग्जाम में, अगले एग्जाम में आने को देखने को मिलने वाले हैं। बट कोई बात नहीं, नहीं भी आया तो वो सब तो करते हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इसके अलावा जो है ना ऑलरेडी एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है जो अभी भी नहीं मिले हैं, बट हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप जो करने वाले ऑलरेडी एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं, खामा का टाइम नहीं वेस्ट करते। क्या आएगा नहीं आएगा हमारे हाथ में नहीं, आईसीआई के हाथ में। चलो ठीक है, क्वेश्चन में ही चलते हैं, लेके चलते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला था लास्ट, क्या हुआ था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशन यूज बाय द कंपनी, आईटी गवर्नेंस, क्या 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 रिस्क कंट्रोल है, तो ये सबको अंडरस्टैंड करना होता है। मतलब ऐसे 315 लगा के। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो अंडरस्टैंड का क्वेश्चन आया तो आपको वो सारे पॉइंट्स लिखना जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको लास्ट में। अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। अगर मान लो पूछ दे आपसे, सुनो, व्हाट आर द ऑडिट अप्रोच। याद रखना वर्ड क्या है, ऑडिट अप्रोच। देखो मेन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी कॉपीज आई है ऑडिट में। बस ये वर्ड पकड़ा जाएगा ना आपके साथ, आपके क्वेश्चन समझ जाओगे ना, आंसर सही लिख दोगे ना। चलो आंसर कुछ आप क्वेश्चन पकड़ना सीख जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑडिट अप्रोच पूछा, अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट्स लिख दिया तो गड़बड़ा जाएगा आंसर। ऑडिट अप्रोच के लिए अलग से कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसको सही से लिखना पड़ेगा। बस मेन क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट ऑडिट में। नंबर मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। सच बता रहा हूँ, 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। यही इस चैप्टर से ही बता रहा हूँ। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन अभी डेटा एनालिटिक्स का आया था, 5 आउट ऑफ 5 मिले मेरे को। 5 में 5 ऑडिट में मेरे को मिले हैं। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सही पकड़ लोगे, आंसर पॉइंट्स में बने हुए हैं, बस उसके हिसाब से लिखना है। बट क्वेश्चन ही गलत जाएगा ना, तो हाँ ऐसे भी हुआ है कि मेरे को 5 आउट ऑफ 0 भी मिले हैं। जब मेरे को आंसर अच्छे खासा 2-3 पेज लिखा था मैंने, तो 2 पेज लिखा था अच्छे खासा कंटेंट लेके, बट यही था क्वेश्चन गलत पकड़ लिया मैंने, तो मेरे को 5 आउट ऑफ 5 भी मिले हैं, 0 आउट ऑफ 5 भी मिले हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए आपको, याद रखना। व्हाट आर द ऑडिट अप्रोच। ठीक है, व्हाट आर द ऑडिट अप्रोच वाइल ऑडिटिंग इन ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट कंपनी। ठीक है, किसी कंपनी में ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? वही आईटी सिस्टम वाले को आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपकी क्या ऑडिट अप्रोच होती है? देखो पहले इसको क्लासीफाई किया 3 स्टेज में, 3 स्टेजेस में क्लासीफाई किया कि ऑडिट अप्रोच कैसे होनी चाहिए। सुनो, और हर जगह यही होता है। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है आपके क्या, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हो गया, और तीसरा क्या होता है, कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन में लास्ट में क्या होता है, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, यही सब तो होता है। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर आंसर नहीं हुआ, ये हम बस बता रहे कि हाँ हम 3 अप्रोच में किसी ऑडिट को खत्म करते हैं। पहले हम बनाते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या, अपने ऑफिस में केबिन में बैठ के आराम से, केबिन में कुर्सी बैठ के प्लानिंग बनाई हमने। फिर उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब अब हम ऑफिस से निकल के उसके वेयर हाउस में गए, या मान लो कहीं भी ऑडिट प्लेस पे गए, लास्ट में एग्जीक्यूट करने के बाद ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, कंप्लीट किया उसको। कंप्लीट क्या होता है, रिपोर्टिंग की, डॉक्यूमेंटेशन की। तो ये 3 फेज में ही हमारा क्या होता है, ऑडिट का सारा काम होता है। बट इसमें सर ये 3 फेज तो पता है हमने होता है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, सुनो। अब इस 3 फेज में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ इसका काम आएगा। अब जो पॉइंट लिखाने वाला हूँ ना, वो ध्यान देखना। देखो ये आंसर ऑडिट अप्रोच आया तो आपको ध्यान पड़ेगा, हाँ इट विल कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। पहला प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन, या इसको बोलो रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको देखो 3 स्टेज में बांटा गया ऑडिट अप्रोच को, कैसे करना है सुनो। सिंपल जो अंडरस्टैंड किया ना हमने, उसी पॉइंट को क्या किया, थोड़ा वास्ट किया। सुनो क्या क्या, पहला क्या आएगा, स्टार्टिंग चलते हैं सीक्वेंस वाइज, फिर सेकेंड पॉइंट चलेंगे, फिर थर्ड पॉइंट चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट। ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट, सर रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एग्जाम में फेल कर जाओगे, इसका रिस्क असेसमेंट क्या होगा, मतलब पता करोगे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एग्जाम में फेल होने के। क्या हो सकते हैं, टेलीग्राम चला रहे हो, दिन भर बैठे हो टेलीग्राम चला चला के, इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, टेलीग्राम पे इसके नोट्स उसके नोट्स ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो बैठ के अपना, हाँ क्लासेस को छोड़ के यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, उसकी कॉमेडी की वीडियो देख रहे हो, उसकी वेब सीरीज देख रहे हो। तो अब रिस्क एसेस करो यार, कहाँ कहाँ चांसेस है रिस्क होने के, जहाँ पे ये आईटी कंट्रोल हमारा, या आईटी जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारा डैमेज हो सकता है। तो रिस्क एसेस करते हो बैठ के तो हम देखो इसी 3 अप्रोच को है ना, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और वो कंप्लीशन को, वो बता रहा है कि पहले क्या करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, कंपनी को जानते हैं, पता लगाते हैं कहाँ कहाँ से रिस्क आता है। तो ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर कंसिडर, ठीक है, रिस्क डेट अराइजिंग
फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ठीक है, बट ठीक है, इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लग रहा है, बट ये भी क्वेश्चन बहुत कम बना अभी तक। तो क्या बोला सबसे पहले ऑडिटर, ऑडिट अप्रोच में क्या करेगा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन। अब इसी को वास्ट करके नीचे बताया, डिफाइन किया गया। सबसे पहले क्या होगा, रिस्क असेसमेंट होगा, एक तरह प्लानिंग हो रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट, कि कौन कौन से ऐसे रिस्क है जो आईटी सिस्टम यूज़ करने से आ सकते हैं। अनऑथराइज चेंजेस हो गए, डिलीशन हो गया फाइल का, कोई क्या किया, मॉडिफाई कर दिया किसी एंट्री को, तो ठीक है, आईटी सिस्टम से रिस्क है, तो ऑडिटर पहले पता करेगा यार क्या क्या रिस्क होने के चांसेस हैं, रिस्क एसेस करेगा पहले आके, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, व्हेन ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, जब वो बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहा है ना ऑडिटर, देखो हमने पे क्या पढ़ा 315 में क्या होता है, हम रिस्क एसेस करते हैं, बिजनेस को जानते हैं कि भाई वो रेरा में, रियल एस्टेट में है, ये बैंकिंग फाइनेंशियल किस सेक्टर में काम कर रहा है, ये सब पहले खुद अपनी केबिन में प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग का ही पार्ट है सारा। मैंने क्या बोला, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, तो ये प्लानिंग का ही पार्ट है। क्या कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिजनेस को। तो हम जब बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमने क्या जाना, सुनो, द व्हाट एप्लीकेशन used by ऑर्गेनाइजेशन, हम ये भी पता करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा एप्लीकेशन यूज करे। सब प्लानिंग का ही पार्ट है, ये सारा क्या है, ये सारा प्लानिंग का ही पार्ट है। तो ये स्टेप को क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। पहले रिस्क असेसमेंट करो, क्या क्या रिस्क होने के चांसेस है, फिर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करो बिजनेस के, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग करो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ओरेकल यूज कर रहा है, ओरेकल से क्या पता चलेगा, मैं पढ़ा था कि ये बड़ी कंपनी है, टैली यूज कर रहा है, ठीक है, मीडियो स्मॉल कंपनी है, सैप यूज कर रहा है, ठीक है, मीडियोकर कंपनी है। तो ये एप्लीकेशन पता चलेगा, कंपनी में कंप्लाइंसेस पता चलेगा, कंपनी कितनी बड़ी ये पता चलेगा, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड, इसको उठाओ, थर्ड, अब जब हमारा अंडरस्टैंड हो गया ना एप्लीकेशन, अब हम क्या पता करेंगे, हमारी कंट्रोल, क्यों रिस्क हर एंटिटी में, कंपनी में रिस्क है तो कुछ कंट्रोल भी रखे रहते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे, जनरल कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पढ़ेंगे। तो अब क्या करना है हमें, सुनो, अब हम असेसिंग कर रहे हैं, मतलब क्या, हमने रिस्क असेस कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपने एंटिटी लेवल कंट्रोल को। देखो हमने रिस्क असेस कर लिया, रिस्क असेस करने के बाद हम कंट्रोल बेस तो असेस करेंगे, कुछ तो कंट्रोल लगाया हो कंपनी ने। अब हम अपनी अब चेक करें कि तुम्हारा कंट्रोल कितना अच्छा है। तो हमने तुम्हारा चेक किया एंटिटी लेवल कंट्रोल, जो पूरा ऑल ओवर एंटिटी पे लगा रहता है कंट्रोल, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, एंटिटी लेवल कंट्रोल को हमें चेक करना है कि हाँ भाई पूरे कंपनी में जो एंटिटी लेवल कंट्रोल लगा वो कैसा लगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें अब अपना कंट्रोल चेक करना है, एंड ऑल्सो चेक IT governance and need to understand by auditor। सर आईटी गवर्नेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिंपल सी बात है। गवर्नेंस मतलब क्या हुआ, तुम्हारे आईटी, मतलब अगर आईटी के पॉलिसी में लिखा है कि टाइम टाइम बैकअप लेना है, तो क्या तुम्हारे आईटी वाले बंदे प्रॉपर ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हें पहले एंटिटी लेवल कंट्रोल चेक करना है, जो तुम्हारा ऑल वर्ल्ड कंपनी पे लगा होगा वो कंट्रोल देखो कि हाँ, और ये इसमें ऑलरेडी कवर्ड होगा इंडिपेंडेंट आईटी कंट्रोल। फिर और क्या चेक करो, तुम्हारा आईटी गवर्नेंस, देखो स्पेसिफिक बोला है कि स्पेसिफिक बोला है आईटी गवर्नेंस, मतलब तुम्हारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, मतलब चेक करो, मतलब तुम्हारे जो बंदे के लिए पॉलिसी बनाया गया है कि हाँ प्रॉपर 4 महीने का बैकअप होना चाहिए, ईमेल प्रॉपर सबका चेंज होना चाहिए, पासवर्ड, एक वाईफाई पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ऐसा कंपनी का आईटी पॉलिसी बनता है। तो आईटी गवर्नेंस कैसा है, मतलब पॉलिसी बना दी है, क्या पॉलिसी को फॉलो भी किया जा रहा है, क्या कोई मॉनिटरिंग करने वाला है उस पर, क्या कोई कंट्रोल करने वाला है उस पर, और क्या, एंड उसको अंडरस्टैंड करो, आईटी गवर्नेंस को जानो और उसको समझो कि हाँ ये ऐसे से काम होता है इस कंपनी के अंदर, बाय ऑडिटर, नॉट ऑडिट, बाय ऑडिटर, सिंपल, ठीक है। पहले हमने रिस्क एसेस किया, रिस्क एसेस करने के बाद हमने क्या पता लगाया, हमने रिस्क ऐसे पता लगाया कौन कौन से रिस्क होंगे। फिर हमने क्या किया, बिजनेस का एप्लीकेशन, कौन सा बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर रहा है कंपनी, उसके बाद हमने क्या चेक किया, अपने कंट्रोल चेक किया, एंटिटी लेवल कंट्रोल चेक किया, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि आईटी गवर्नेंस हमारा प्रॉपर सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है, अभी समझ लो क्या लिखा है, परवेसिव कंट्रोल, ठीक है, सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल आईटी कंट्रोल। सर ये सब क्या है, सर ये सब कुछ नहीं है, कंट्रोल्स के टाइप्स है, ठीक है।
सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज़ क्या होता है, मान लो एक बंदे को काम मत दो, काम को एलोकेट करो, हर बंदे को उसके ड्यूटी हिसाब से काम को एलोकेट करो। एक ही बंदा कैश नहीं चेक कर रहा हो, एक ही बंदा ग्लेजर नहीं बना रहा हो, ठीक है, सबको अपना सेपरेट सेपरेट काम एलोकेट करो। जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है, ये सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स को। अभी हम सब देखेंगे एक एक करके, आगे हम देखना है ये सब कंट्रोल सारे चेक करने, तो इसको बस याद रख लो, इसके अंदर अप्रोच में आएगा ये कि तुम्हारे परवेसी कंट्रोल चेक कर लो, सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज करो, जनरल आईटी कंट्रोल क्या करो, सबको क्या करना है, रिव्यू करना है। कौन रिव्यू करेगा, ऑडिटर, ठीक है। तो एक याद रखना, ऑडिट अप्रोच का क्वेश्चन आया ना, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ कि देखो ये सारी चीज़ है, पहले रिस्क असेसमेंट किया, ठीक है, देखो यहाँ से पहले रिस्क असेसमेंट किया हमने कि क्या क्या रिस्क है, फिर हमने एप्लीकेशन जाना कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है एंटिटी, सेम ऊपर भी था। फिर हमने जाना कि कंपनी का आईटी कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल कैसा है और आईटी गवर्नेंस कैसा है। आईटी गवर्नेंस मतलब एंटिटी लेवल कंट्रोल बन गया, आईटी रिगार्डिंग क्या वो फॉलो भी हो रहा है, फॉलो होना क्या कोई कंट्रोल भी कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करो क्या क्या उसकी पॉलिसी है। फिर परवेसिव कंट्रोल, ये कंट्रोल्स के बारे में बता दिया गया, कुछ कंट्रोल्स के नाम दे दिए गए, ये सब कंट्रोल क्या करो, रिव्यू कर लो। सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं, कोई एक ही बंदा तो नहीं है कि एंट्री करता है और उसी को क्या करता है डिलीट भी कर रहा है। मान लो एक ही बंदे को एंट्री डालने के लिए बोला गया और एंट्री चेक करने बोला गया, तो क्या ही फायदा होगा। कोई सर्टिफिकेट बना भी रहा है वो चेक भी कर रहा है, तो नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी वही रहा है और चेक भी वही कर रहा है, तो भाई तुम्हारी गलती कोई तो पकड़ने वाला होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कंपनी में क्या सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल आईटी कंट्रोल, परवेसिव कंट्रोल, ये सब नाम है। परवेसिव कंट्रोल में कोई अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग परवेसिव कंट्रोल बनता है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक पढ़ेंगे कंट्रोल्स का, आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसको याद मस्त होल्ड करना है, इसको थोड़ा बस पॉइंट्स में याद रखना, लिखना है। अब क्या करना है, एट कंप्लीशन स्टेज, एट कंप्लीशन स्टेज देखो एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये जो तीन चीज हुआ है ना, ये अपने केबिन में बैठ के किया, मतलब प्लानिंग किया इसने। फिर यहाँ पे जो ये काम सॉरी ये भी क्या किया, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया, ये प्लानिंग किया केबिन में बैठ के, उसने अंडरस्टैंड किया, रिस्क असेसमेंट किया, फिर एंटिटी लेवल कर लो, आईटी गवर्नेंस चेक किया, अंडरस्टैंड किया, फिर उसने एग्जीक्यूट किया, आके चेक किया कि उसके परवेसिव कंट्रोल कैसे है, तो ये एग्जीक्यूशन का पार्ट आ गया। देखो वो तीन फेज को ही बांट दिया यहाँ पे, और लास्ट में क्या बोला, एट कंप्लीशन स्टेज इवोल्यूशन ऑफ कंट्रोल डिफिशियंसीज, ठीक है, में रिक्वायर्ड बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। सर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, ठीक है, पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स पे ही आया था, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स आराम से पढ़ेंगे, कोई कोई देखो इस चैप्टर को ना कोशिश करूंगा कि इतना कर दूं कि आप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो ठीक है। क्या बोला है लास्ट, क्या बोला है, जब कंप्लीशन स्टेज हो जाए, मतलब आपका प्लानिंग भी हो गया, आपने रिस्क असेसमेंट सब देख लिया, कंट्रोल भी चेक कर लिया, क्या कहते हैं फील्ड में उतर के हमने कंट्रोल भी चेक कर लिया, रिपोर्ट भी बना ली, सब कुछ बना लिया। अब कंप्लीशन स्टेट में देखो कि क्या कोई आपकी कंट्रोल डिफिशियंसी आई है, मतलब आपने कंपनी में सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल लगाया, जनरल आईटी कंट्रोल लगाया था, तो क्या इसमें कोई डिफिशियंसी आया है, ठीक है, इसमें क्या डिफिशियंसी आया है, तो इसको ठीक करो बाय यूजिंग क्या, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, रॉ डाटा को इन्फॉर्मेशन गैदर करके कंप्लीट, रॉ डाटा को गैदर करते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं डेटा एनालिटिक्स द्वारा। तो जनरल आईटी कंट्रोल में जो जो डिफिशियंसी उसको गैदर करेंगे और एक प्रॉपर वे निकालेंगे, मतलब क्या बोला, एक तरह से टूल्स हो रहा है, ये सब क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा CWT कार्ड पढ़ा होगा, तो ये सब क्या, ये सब टूल्स होते हैं, ऑडिटिंग में यूज करने के टूल्स होते हैं। तो जो भी डिफिशियंसीज निकली ना लास्ट में, जो कंट्रोल्स आपके प्रॉपर नहीं थे, उस कंट्रोल को ठीक करो किसके, बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। ये सब क्या होता है, ऑडिटिंग टूल्स होते हैं, मेथोडोलॉजी टूल होते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज ऑडिट टूल, कार्ट इज CWT इज ऑडिट टूल, आइडिया भी एक आता है, ठीक है। तो ये सब यूज करके अपने डिफिशियंसी को सुधारो। तो ये पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग में 2 है, एग्जीक्यूशन में 2 है, और एक लास्ट में क्या है, कंप्लीशन में, और उसके बाद में क्या कर लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो, ठीक है। तो पहले रिस्क पता लगाओ, फिर अपना कंट्रोल चेक करो, क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है देखो, पता चल जाएगा कंपनी कितनी बड़ी है, फिर एग्जीक्यूट करो उतर के, जनरल आईटी कंट्रोल ये सब चेक करो, फिर देखो कोई डिफिशियंसी निकला इन कंट्रोल्स में, उसको ठीक करो कैसे, ये ऑडिटिंग टूल्स है, कार्ट एनालिटिक्स ये सब ऑडिटिंग टूल है, ठीक है। चलो चलो आगे के बढ़ाते हैं, नोट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे 2 MCQ बनेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो एक स्मार्ट स्टडी करना होगा, मैं यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले समझो कि रिस्क के बारे में कुछ जानते हैं पहले, ठीक है। देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ, सिंपल सी बात, एक तो से कंट्रोल टाइप लग रहा है कि रिस्क होने के बाद रिस्क को मैनेज करना। ERM क्या करता है, रिस्क को मैनेज करना।
तो पहले समझो कि रिस्क क्या होता है, उसके बाद समझते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है, मिटिगेट करता है, रिस्क को कम करता है, रिस्क को हटाता है। सुनो इसको ब्लू से लिखता हूँ, लिखो टुडे बिजनेसेस ऑपरेट इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हमें पता है कि हाँ डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या हुआ, तुरंत चेंजेस आ रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, लोग के टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो पता है कि हाँ बिजनेस अभी क्या हो रहा है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन फेसेस ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या हो रहा है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई हो चुका है, चाहे कंपटीशन स्टडी में हो, कंपटीशन मार्केट में हो, कंपटीशन टेक्नोलॉजी में हो। जियो भी आया तो प्राइस पेनिट्रेशन की पॉलिसी लेके आया, कंपटीशन को ब्रेक किया इसने। तो कंपटीशन हर जगह है, बट उसको ब्रेक तो करना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है कि सिंपल एक ज्ञान दे रहा है कि बिजनेस बहुत डायनेमिक इन्वायरमेंट काम कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फेसेस बहुत सारे कंपटीशन हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा ज्ञान दे रहा है। और कंपटीशन क्यों फेस कर रहे हैं इसका बताया, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। सर ग्लोबलाइजेशन मतलब 1991 के बाद है ना ग्लोबलाइजेशन ये सर स्टार्ट हुई। मतलब अगर आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ठीक है, आपके एक सेकेंड फोन आ रहा है, चलो। हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन इसका मेन रीज़न बन गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि रिस्क ज़्यादा हो गया, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोग क्या हो शिफ्ट होना स्टार्ट कर गए हैं। शिफ्ट होना क्योंकि अगर आपके डोमेस्टिक मार्केट में आपको सही से काम नहीं मिलेगा तो लोग बाहर वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रोसीजर ज़्यादा हो गई है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है तो मार्केट में कंपटीशन टफ है। ठीक है, तो कंपटीशन टफ है तो हो सकता है कि रिस्क आपको मार्केट में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या हुआ, रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेज। अब आता है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, ये आर में अभी रिस्क के बारे में मेन पार्ट सुनो। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिस्क, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका था इससे, बट इसका थोड़ा डिटेल में सजेस्टेड में आंसर मिला था। ठीक है, पूछा तो रिस्क ही था बट थोड़ा डिटेल में सजेस्टेड में लिख दिया, तो लोगों ने अगर इतना भी लिख के डिराइव किया हुआ अच्छे से ना, तो लोग को नंबर 5 में 2-3 तो मिले ही होंगे, ऐसा नहीं 0 मिला होगा, क्योंकि रिस्क थोड़ा डिराइव एक्स्ट्रा कर दिया। बट ठीक है, एग्जाम्पल रिस्क क्या क्या, ये तो आप मेरे को लगता है आपने SFM में ही पढ़ा होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा रिस्क के एग्जाम्पल्स। सुनो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट क्या है, अरे मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, इजी है यार। मार्केट रिस्क, आपका प्रोडक्ट मार्केट शिफ्ट होने का डर है। और क्या क्या रिस्क हो सकता है यार, ये तो सिंपल इजी है। टेक्नोलॉजी रिस्क, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप ले आए, ठीक है, अब वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, प्रिंटर बहुत पुराना यूज़ करके आप उस सामान को बेच रहे हो, तो रिस्क है ना, वो प्रिंटर का इतना पुराना सामान आप लेके बेच रहे हो, रिस्क है वहाँ पे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, मार्केट आपका शिफ्ट हो रहा है, डिमांड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड आपके प्रोडक्ट पे आ नहीं रहा है, तो बड़ा मार्केट शिफ्ट हो रहा है आपका, डोमेस्टिक से लोग जाकर एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क, मार्केट रिस्क। और क्या हो सकता है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। सब मतलब आप लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है पेनल्टी लगेगा, तो ये भी तो रिस्क है। देखो हम सिंपल जाने रिस्क के टाइप कितने होते हैं। मार्केट रिस्क, मार्केट शिफ्ट होने का डर है, डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट की मार्केट जा रहा है, इंटरनेशनल शिफ्ट है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। टेक्नोलॉजी रिस्क, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, लॉज रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, हो जाएगा पेनल्टी, अच्छा हाई हाई पेनल्टी लग जाएगा आप पे। और क्या, देखो रिस्क के टाइप पर बस ये इतना भी याद रख लोगे चल जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, सर इसके अंदर बहुत कुछ आता है, इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट रिस्क, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिस्क, ठीक है, इंटरेस्ट रिस्क फ्लक्चुएट होने का डर है, फॉरेन करेंसी रेट होने का डर है, इसीलिए हम हेजिंग में हेज करते हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो सिंपल बात रिस्क के टाइप्स पर रहे, अगर आ गया टाइप्स में तो ये टाइप्स तो लिख के आने ही पड़ेंगे। मार्केट रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, और सुनो पॉलिटिकल रिस्क, ये भी हो सकता है भाई। दो ये सब बचपन में पढ़ा हुआ यार। सुनो और क्या रिस्क के टाइप्स हैं,
इन्वायरमेंटल रिस्क अभी तो एससीएमपी में एक इन्वायरमेंटल को क्वेश्चन भी आ रहा है कि आप इन्वायरमेंटल को लॉज रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे, इन्वायरमेंटल में लिखा हुआ कि हाँ आप वेस्ट को ऐसे वहाँ नहीं कर सकते, वाटर में नहीं एक्सपोज कर सकते, और भी बहुत सारे रिस्क है। इन्वायरमेंटल रिस्क में क्या हो गया, सुनामी आ गया भाई, रिस्क है, हर जगह का रिस्क है, इन्वायरमेंटल रिस्क भी वन ऑफ द रीजन हो गया। सोलर मान लो कहा गया कि इस सारे एरिया में सोलर लाइट का यूज़ किया जाएगा, वहाँ भी इन्वायरमेंटल रिस्क है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क भी कह सकते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटल रिस्क भी हो सकता है पार्ट है इसका। तो कितने लिस्ट पढ़ लिया हमने, मार्केट, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल रिस्क, चेंज इन पॉलिटिकल पार्टी होने पर रिस्क भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं क्या दूँ, ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉलिटिकल टू अदर पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहा है आपको, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसका भी रिस्क हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिस्क देख ही लिया हमने। बिजनेस ऑपरेशनल रिस्क, सही, ये कैसा रिस्क है, ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस के रिस्क है। मतलब यहाँ पे आपके एम्प्लॉय धोखा दे सकते हैं, मतलब सेल कर दिया और एंट्री पास ही नहीं हो रही है, और वो कैसा सेल का पैसा आप खाए जा रहे हो, तो सेल का रिस्क हो गया। मान लो चेक चेक का कोई गलत चला गया चेक, बस सिंपल बात, आपकी डे टू डे एम्प्लॉय में मान लो पेटी कैश बुक, पीटी अपने एक्सपेंस डाल रखे थे, उसमें इन्फ्लेशन कर दिया किसी लोग ने, एम्प्लॉय वाले लोग ने, ये मान लो वेजेस गलती दिखा दिया, आपके एम्प्लॉय वाले लोगों ने क्या किया, वेजेस हमेशा मजदूर लोग को 500 रुपीज़ मिलता था, 20-30 ऐसे मजदूर दिखा दिए जिनको बुक एंट्रीज पास कर दी मजदूर के लिए। तो ये ऑपरेशनल रिस्क है, बिजनेस के ऑपरेशन में ही खोट है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिस्क के टाइप्स है। ठीक है, ये सारे क्या है, रिस्क के टाइप्स है। फिर से बोल देता हूँ, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लिया आपने, फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, या मान लो हेज नहीं किया आपने, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हो गया, फाइनेंशियल रिस्क वन ऑफ रीजंस, एनवायरमेंटल रिस्क देख लिया हमने, पॉलिटिकल रिस्क देख लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, रीजन है। अब बता दिया रिस्क क्या होता है, सुनो नीचे बता दिया, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी, रिस्क क्या, रिस्क द पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट दैट एन रिस्क क्या है, रिस्क एक पॉसिबिलिटी है, दैट सुनो दैट हैपन्स विच प्रिवेंट, मतलब रोकता है कंपनी को, विच प्रिवेंट कंपनी टू अचीव इस ऑब्जेक्टिव। मतलब सिंपल सी बात, रिस्क क्या है, रिस्क क्या आपके लिए, रिस्क क्या है, कुछ ऐसा रिस्क है जो आपको सीए फाइनल एग्जामिनेशन पास करने से रोक रहा है। सिंपल सी बात, रिस्क क्या है, कंपनी के गोल्स ऑब्जेक्टिव थे, कंपनी का विजन था, उसको पाने के लिए कंपनी को रोक रहा है कुछ। ये बीच में जो हर्डल्स आते हैं ना, हर्डल्स, ये हर्डल आपको रिस्क की अनुभूति देते हैं। मतलब क्या आपके लिए हर्डल्स क्या हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, देखो हर्डल नहीं बोलूँगा, अगर देखो सही यूज़ कर रहे हो तो, मैंने फ़ोन बंद बिल्कुल नहीं किया था, मैं यूज़ कर रहा था लास्ट तक, मैंने यूज़ किया, बट हाँ एडिक्टेड मत हो जाओ किसी चीज़ के। मैं यूट्यूब पे ना, मैं बहुत वीडियोस देखा था, ऐसा नहीं है, बट फ्री टाइम में, लंच टाइम में मैं उठता था, वेब सीरीज़ भी देखता था, मैं उसको 10 दिन में खत्म करता था, ऐसा कोई एडिक्शन नहीं हुआ कि यार देखना ही है। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाता नहीं था मैं, अभी इंस्टाग्राम नया नया बनाया क्लासेस के बाद से। हाँ, फेसबुक मैं चलाता था, व्हाट्सअप मैंने बंद किया नहीं था, नोट्स वोट्स के लिए लेता था, बट इतना एडिक्शन नहीं हुआ था मेरे को। अब मैं अपना टाइम चेक करता था कि हाँ, दिन का अगर 1 घंटा चला रहा हूँ तो उसमें मैं यूट्यूब पे ही 30-35 मिनट, और लैपटॉप पे मैं अपने देखता था वीडियोज़, जो भी क्लासेस देखनी होती थी। ठीक है, तो रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी जो आपको प्रिवेंट कर रहा है कंपनी को कि भाई तो अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करने दूंगा मैं तुम्हें। तो हमने देख लिया, इन्वायरमेंटल रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, ये सब है। ठीक है, इसी को क्या करता है, इसी को क्या करता है, इसी के लिए हम अप्लाई क्या करते हैं, ई एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो वी अप्लाई एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्निक, पीपीटी, टू क्या करता है ये, मिटिगेट, खत्म बिल्कुल नहीं बोला, मिटिगेट कम कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है रिस्क को। तो ईआरएम का काम यही होता है, क्या करना, पहले बंद बता दिया रिस्क क्या होता है, रिस्क ऐसा चीज़ है, या रिस्क क्या है, पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट करता है जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोकता है। उसके लिए हमने क्या अप्लाई किया, रिस्क कितने प्रकार का होता है हमने ये भी देख लिया। उसके हमने क्या अप्लाई किया, ईआरएम, ईआरएम क्या करता है, आपके रिस्क को मिटिगेट करता है और मॉनिटर करता है टाइम टाइम। ऐसा तो नहीं है रिस्क अपनी अपने कहते नहीं आगे बढ़ रहा है, रिस्क इतना बढ़ रहा है कि हाँ आपका ऑब्जेक्टिव कभी अचीव ही ना हो। ठीक है, चलो एक एमसीक्यू याद रखना, एमसीक्यू जहाँ मैं बोलूँगा यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, मैं देखा हूँ तभी बोलता हूँ।
इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ कंपनी इज नॉट सेपरेट। जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल होता है ना, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? सिंपल सी बात, कंपनी में लोगों को पास से जाके चेक करके उसके कंट्रोल चेक कर। सिंपल सी बात, कंपनी में एम्प्लॉय प्रॉपर काम करें, कंपनी ने पॉलिसी रिगार्डिंग अपना काम किया कि नहीं किया है, कंपनी में वाउचिंग वेरिफिकेशन टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एक इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बनता है, एक इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी बनता है कि हाँ, अगर 50 लाख से ऊपर का लोन है तो उसको एमडी साइन करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर का लोन है तो उसको डब्ल्यूटीडी साइन करेंगे, ऐसा कुछ होता है। इंटरनल फ्रेमवर्क है। आईटी पॉलिसी रिगार्डिंग मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होगा, बैकअप टाइम टू टाइम मिलेगा, इंश्योरेंस रिगार्डिंग एसेट्स आए तो विद इन 5 डेज आपको इंश्योरेंस करवाने हैं। तो इंटरनल फ्रेमवर्क क्या होता है? एक रिस्क को रोकता है। कोई भी जब रिस्क है, मतलब मान लो प्रोडक्ट चेंजिंग रिस्क, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आ गया, तो एक बंदा अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ जो आपको टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करे, टाइम टाइम चेक करे, तो एक इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बनता है। तो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या होता है? इज नॉट अ सेपरेट, इट इज एन, ये अलग नहीं होता, इट इज एन, याद रखना एमसीक्यू आ सकता है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईआरएम। ठीक है, मतलब सर, मतलब ईआरएम इज दिस एंड इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इज दिस, मतलब ये ईआरएम हुआ और ये इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क हुआ, इसका पार्ट ही हुआ, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब ईआरएम इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इज ए उसके अंदर कॉन्सेप्ट, वो इंटीग्रल पार्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो क्या निकला? सो हमें कंक्लूजन क्या निकला? ईआरएम क्या हो गया? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, और इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या हुआ? उसके साथ का पार्ट हुआ। ठीक है, ईआरएम इज ब्रॉडर देन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो एक और एमसीक्यू याद रख लो, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, देख लो, कोसो, अभी पढ़ेंगे कोसो, कोविड, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको अच्छे से मिलेगा। ये सब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के लिए होता है। जैसे इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे आता है, तो ये टाइप्स होते हैं, तो ये याद रख लो, कोसो, कोसो एक टाइप आता है। ठीक है, देखो एमसीक्यू के लिए मैं बनाया हूँ, इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर 3 में। अब इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, बट एक एमसीक्यू मैंने पोर्शन निकाल के आपके लिए निकाल दिया। ठीक है, कोसो इज द मोस्ट कॉमन for COSO is the most common for implementing, COSO technique is the most common for implementing an effective ERM। ठीक है, तो अगर ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ERM, तो कोसो आएगा, कोविड कोविड है, COBIT कोविड आएगा, एक और है। ठीक है, तो ये आपसे ऑप्शन में से देगा ERX का सैप करके ऐसे करके आएगा, तो आपको याद रखना, हाँ कोसो जो होता है ना, कोसो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव है ERM का, ERM इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निक है। ERM इंप्लीमेंट करना से मोस्ट इफेक्टिव करना, तो यस वी अप्लाई कोसो। ठीक है, MCQ भी आ सकता है। और क्या है? इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ERM। ERM इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इज द अंदर का कंसेप्ट, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। चलो ठीक है, तो सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, बट इसको इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, सीखते रहो भाई। जो बता रहा हूँ ना, इतना रिवाइज कर दो। ये चैप्टर ऐसे ए कैटेगरी का चैप्टर है, ए कैटेगरी का ये चैप्टर मैं मानता हूँ 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एक ऑडिट में 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ना अमृत समझ लो। मेरे को 5 में 5 इस चैप्टर में आते हैं, और जो भी चैप्टर मैं अच्छे से करके उसमें 5 में 5 है, मेरे ऑडिट में 5 में 5 है, नहीं है जहाँ पे गलत दिखा मैंने वहाँ पे 5 में 0 भी दिया है भाई उस ICI ने। तो जहाँ एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है 5 में 5 मिला है, जहाँ गंदा लिखा है मैंने पता नहीं क्या लिखा है, क्या क्यों 0 दिया है, बट ठीक है 0 दिया है मेरे को वहाँ पे। ठीक है, चलो।